अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी के सेल्स एंड टिश्यूज चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। पिछली वीडियो के अंदर हमने जो है एनिमल टिश्यूज़ का जिक्र किया था और आज की इस वीडियो के अंदर हम प्लांट टिश्यूज़ का जिक्र कर रहे हैं। प्लांट टिश्यूज़ के हवाले से बयान किया जा रहा है कि प्लांट टिश्यूज़ को भी हमने मुख्तलिफ कामों के हिसाब से डिवाइड किया है, जिस तरह से हमने एनिमल टिश्यूज़ को डिवाइड किया हुआ था। काम कौन से हो सकते हैं, किसी का फोटोसिंथेसिस का काम होगा, किसी का ट्रांसपोर्ट का काम होगा, किसी का सपोर्ट का काम होगा। तो मुख्तलिफ कामों के हिसाब से हमने प्लांट टिश्यूज़ को डिवाइड किया है। बेसिकली प्लांट टिश्यूज़ की दो ही किस्में होती हैं, एक को मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहा जाता है और दूसरे को परमानेंट टिश्यूज़ कहा जाता है। तो प्लांट टिश्यूज़ का यहाँ पर ऐसे बयान किया गया है कि प्लांट टिश्यूज़ बेसिक उसकी दो किस्में, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और दूसरे परमानेंट टिश्यूज़। इनके साथ में ही यहाँ इनकी डेफिनेशन भी बयान की गई है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होंगे, मिसाल एक टिश्यू प्लांट के अंदर ये मौजूद है। अब इस टिश्यू की खास बात ये होगी कि इसके सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे हैं, मतलब कि ये सेल यहाँ पर पड़े हुए हैं, फिर आगे चल करके ये और डिवाइड होते जाएंगे। तो इस तरह से जिनके अंदर एबिलिटी ऑफ डिवीजन होती है जिन सेल्स के अंदर, वो टिश्यूज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहलवाते हैं। एक दफ़ा ये डिवाइड हो चुके हैं, अब मज़ीद डिवाइड नहीं होने वाले। अगर अगर इनकी एबिलिटी ऑफ डिवीजन ख़त्म हो चुकी है तब ये बन जाते हैं परमानेंट टिश्यूज़। यानी ये वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर इनकेपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन होती है, यानी कि इनके सेल्स मैच्योर हो चुके हैं, अब ये डिवाइड नहीं होने वाले। मेरिस्टेमेटिक की आगे आप दो किस्में देखने वाले हैं और परमानेंट की भी इस तरह से आप दो किस्में देखने वाले हैं। अगर परमानेंट टिश्यूज़ उनके अंदर एक ही किस्म का सेल पड़ा हुआ है तो वो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ कहलवाएंगे। अगर उनके अंदर डिफरेंट किस्म के सेल्स मौजूद है, एक से ज़्यादा किस्मों के सेल्स मौजूद हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यूज़ कहलवाएंगे, कंपाउंड परमानेंट टिश्यूज़ कहलवाएंगे। अब सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर फिर यहाँ पर मुख्तलिफ किस्में हैं, जैसे कि एपिडर्मल टिश्यूज़, पेरेन्काइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो इन सब को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के अंदर जाइलम और दूसरा फिलम्स का जिक्र किया जा रहा है। अब बात बयान की जा रही है यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के हवाले से। जैसे कि हमने कहा कि इनके सेल्स डिवाइड होते रहते हैं, इनके अंदर एबिलिटी ऑफ डिवीजन होती है। मजीद इन सेल के अंदर जैसे कि प्लांट के सेल से सेल वाल मौजूद होगी, तो सेल वाल इनके अंदर जो है थिन मौजूद होती है, बड़ा न्यूक्लियस इनके अंदर मौजूद होता है और वेक्यूल्स जो है इनके अंदर स्मॉल मौजूद होते हैं। मजीद बयान किया जा रहा है कि इनके सेल्स के बीच में कोई स्पेसेस इतनी ज़्यादा नहीं होती, दे डू नॉट हैव इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। तो स्पेस ना है मतलब कि एक ये सेल है और दूसरा ये सेल है। अगर बीच में स्पेस है तो हम कहेंगे इनमें स्पेस मौजूद है, लेकिन अगर एक ये सेल है और दूसरा सेल इसके साथ में ऐसे जुड़ा हुआ है, तीसरा एक और ऐसे जुड़ा हुआ है, बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो हम कहेंगे इनके अंदर कोई स्पेस ऐसे मौजूद नहीं है और ये एक दूसरे के साथ टाइटली अरेंज हुए पड़े हैं, कॉम्पैक्टली ये एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है इनकी दो किस्में, जैसे कि एक है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और दूसरे होते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। एपिकल मेरिस्टेमेटिक क्या होते हैं, जो रूट की या शूट की ऊंचाई पर मौजूद हो। जैसे यहाँ पर एक नीचे एग्जाम्पल जो है वो रूट की दिखाई हुई। अगर एक ये रूट हमारे पास मौजूद है, अब इस रूट का जो नीचे वाला पार्ट है, ये सबसे आखिर वाला हिस्सा जो है, यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेमेटिक मौजूद है। आगे ये होगा कि ये और डिवाइड होगी, जब ये और डिवाइड होगी तो इसके नीचे वाले हिस्से में एपिकल आ जाएगा और ऊपर की तरफ परमानेंट आ जाएगा। तो एपिकल जो है वो बिल्कुल चोटी पर मौजूद होगा। अगर मिसाल ये हमारे पास एक सीड मौजूद है, इसमें से ये रूट ग्रो करे, एक शूट डेवलप करे। अब ये जो शूट है इसकी चोटी पर यहाँ पर एपिकल है, फिर कुछ टाइम के बाद ये वाला हिस्सा आगे ग्रो कर चुका होगा, अब यहाँ पर एपिकल नहीं होगा, एपिकल यहाँ पर आ चुका होगा। तो ये हमेशा चोटी पर मौजूद होता है और ये आगे की ग्रोथ करा रहा होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसी हवाले से बयान किया जा रहा है क्योंकि ये चोटी पर होते हैं इसलिए इनको एपिकल मेरिस्टेमेटिक कहा गया है। और स्टेम और रूट के अंदर ये मौजूद होते हैं तो उनकी लेंथ को बढ़ाने का काम करते हैं। सेल्स वहाँ के डिवाइड होते रहेंगे और उस प्लांट की लेंथ बढ़ती रहेगी। रूट के अंदर होंगे तो रूट की लेंथ को बढ़ाएंगे, स्टेम में तो स्टेम की लेंथ को बढ़ाएंगे। क्योंकि ये सिर्फ लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो लेंथ का इंक्रीज होना ये प्राइमरी ग्रोथ कहलवाती है। अगर मोटापा आ जाता है तो फिर वो सेकेंडरी ग्रोथ कहलवाती है और ये सेकेंडरी ग्रोथ लाने का काम लेटरल मेरिस्टेमेटिक का होता है। ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक जो है चोटी पर मौजूद नहीं होते बल्कि ये साइड्स पर मौजूद होते हैं। तो साइड्स में अगर यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ टाइम के बाद ये साइज जब बड़ी होगी तो ये यहाँ पर आ चुके होंगे। अब इनकी ज़्यादा फैलने की वजह से साइज बड़ी हो रही है तो ये ग्रिथ को इंक्रीज कर रहे हैं, मोटापे को बढ़ा रहे हैं। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ जो है लाने का काम कर रहे हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। फिर आ जाते हैं हमारे पास परमानेंट टिश्यूज़। जैसे कि हमने कहा कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में से ही बनते हैं।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं उनके अंदर जब तक डिवीजन की एबिलिटी है तब तक वो मेरिस्टेमेटिक कहलवाएंगे, जब उनके अंदर वो डिवीजन की एबिलिटी खत्म हो जाएंगी तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यूज के अंदर। तो इनके अंदर अब एबिलिटी ऑफ डिवीजन मौजूद नहीं है। अब मजीद बात करें, क्योंकि सेल्स में एबिलिटी ऑफ डिवीजन खत्म हो चुकी है और सेल्स में थोड़ा सा बदलाव आ चुका है, तो इस वजह से इन सेल्स के अंदर अब बीच में हमें कुछ स्पेसेस भी देखने को मिल सकती हैं। तो ये ज़्यादा ही टाइटली एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए नहीं होते। मजीद बयान किया जा रहा है कि इनकी फिर अलग किस्में हैं, जैसे हमने कहा था सिंपल परमानेंट टिश्यू और कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये पोजीशन या कंपोजिशन यानी इनकी बनावट के हिसाब से, कंपोजिशन मतलब कि इनमें एक जैसे सेल्स हैं या अलग अलग सेल्स हैं, और पोजीशन ये कहाँ पर है, तो इस हिसाब से इनकी फिर अलग अलग क्लासिफिकेशन हमारे पास देखने को मिलती है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, जिनके बारे में हमने कहा था कि ये सिर्फ ऐसे हैं जिनके अंदर सिंगल सेल मौजूद होगा, और क्योंकि ये परमानेंट टिश्यूज़ हैं तो इनके अंदर एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन मौजूद नहीं होगी। इनके अंदर हमारे पास 4 किस्में देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हैं एपिडर्मल टिश्यूज़। एपिडर्मल टिश्यूज़ वो होंगे जो कि एपिडर्मिस में मौजूद हैं। एपिडर्मिस क्या होती है कि प्लांट की सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो एपिडर्मिस कहलवाती है। अगर हमारे पास एक लीफ होता है तो उस लीफ का 2 हिस्से होते हैं, एक उसका ऊपर वाला सरफेस होता है, एक नीचे वाला सरफेस होता है, दोनों पर एपिडर्मिस होगी। इसी तरह से स्टेम में भी आपको एपिडर्मिस देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर ये रूट है हमारे पास, इस रूट की सबसे बाहर वाली लेयर जो है ये एपिडर्मिस है, तो एपिडर्मल टिश्यूज सबसे बाहर वाली लेयर में मौजूद होते हैं। अब इस हिस्से के अंदर तो रूट है, इसके बाहर आउटर इन्वायरमेंट है, तो आउटर इन्वायरमेंट को इनर इन्वायरमेंट से सेपरेट करने का काम इस एपिडर्मल टिश्यूज का होता है। ये खाल है समझ ले एक तरह से, तो बाहर का हिस्सा अंदर के हिस्से से टच नहीं करेगा और वो एपिडर्मल टिश्यूज की वजह से दोनों हिस्से अलग अलग रहेंगे। यही बात बयान की जा रही है कि ये एक रुकावट का काम करते हैं, बाहर की इन्वायरमेंट को और इंटरनल इन्वायरमेंट प्लांट की, इन दोनों को सेपरेट करने का काम करते हैं। अब रूट के अंदर इनका अलग काम होगा। रूट के अंदर इनका काम ये होगा कि ये जो है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे। एक रूट होती है तो उसके अंदर एपिडर्मल टिश्यूज ऐसे फैले हुए होते हैं और वो रूट हेयर बनाते हैं। इन रूट हेयर की मदद से ये जो है वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके अलावा स्टेम की बात करें तो स्टेम में इनके बाहर से एक लेयर निकलती है जिसको क्यूटिकल कहा जाता है। ये क्यूटिकल जो लेयर होती है ये क्यूटिन की बनी होती है। क्यूटिन एक वैक्स होता है, एक लिपिड होता है। तो ये जो लिपिड होता है इसकी पानी के साथ नहीं बनती। जब तक ये लिपिड की लेयर बाहर मौजूद रहेगी पानी प्लांट बॉडी से लॉस नहीं हो पाएगा। अगर एक स्टेम है, अगर ग्रीन स्टेम है, उसके बाहर ये क्यूटिकल की लेयर होगी तो वाटर का लॉस होना रुक जाएगा। तो ये जो क्यूटिकल की लेयर है ये जिससे लिपिड की बनी हो इसे क्यूटिन कहा जाएगा। ये वाटर के लॉस होने को, एवापोरेशन को रोकेगी। ये स्टेम के ऊपर भी होगी, स्टेम के ऊपर की तरफ भी ये एपिडर्मिस मौजूद होती है। मजीद बयान किया जा रहा है कि एपिडर्मल टिश्यूज़ के अंदर जो है अलग अलग काम हो रहे होंगे। मिसाल के तौर पर लीफ के अंदर ये होता है कि इन एपिडर्मल टिश्यूज़ में कुछ सुराख रह जाते हैं, उन सुराखों को स्टोमेटा कहते हैं। तो लीफ में जो स्टोमेटा के सुराख हैं उनके ज़रिए से गैसेस एक्सचेंज हो सकती है और वाटर लॉस जो है वो हो सकता है। अगर प्लांट को एक्स्ट्रा वाटर लॉस करना है, ट्रांसपायरेशन करनी है या गैसेस एक्सचेंज करनी है तो लीफ में जो स्टोमेटा पड़े हुए हैं एपिडर्मिस में उनके ज़रिए से हो सकती है। अब जैसे आप यहाँ देख लें, ये जो ऊपर की लेयर बनी हुई है लीफ पर, ये हमारे पास क्यूटिकल से नीचे जो है ये एपिडर्मिस मौजूद है, ऊपर वाली एपिडर्मिस। बीच में कुछ और सेल्स हैं, इनका अलग अलग काम होगा फोटोसिंथेसिस के हवाले से। इनको हम मीजोफिल सेल्स कहेंगे। आगे आप पढ़ने वाले मीजोफिल सेल्स ये अलग होते हैं। उसके अलावा आप दूसरा देखने वाले हो नीचे वाली एपिडर्मिस है। ये इस नीचे वाले एपिडर्मिस में कुछ सुराख बने हुए हैं। इन सुराखों को स्टोमेटा कहा जाता है, जिनके ज़रिए से गैसेज एक्सचेंज होती है, यानी कि गैसेज दाखिल होती हैं। और उसके अलावा वाटर लॉस जो है वो भी इन स्टोमेटा के ज़रिए से हो रहा होता है। फिर आ जाते हैं हमारे पास ग्रांड टिश्यूज़। ये ग्रांड टिश्यूज़ जो हैं ये दरअसल बने होते हैं पेरेन्काइमा टिश्यूज़ के हवाले से। अगर हम बात करें प्लांट में सबसे ज़्यादा जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं वो कौन से टिश्यूज़ हैं, तो वो उनके अंदर पाए जाने वाले हैं पेरेन्काइमा टिश्यूज़। मोस्ट अबंडेंट टिश्यूज़ हैं प्लांट के अंदर। अगर हम बात करें ये ज़्यादातर स्फेरिकल हैं, लेकिन जिस हिस्से पर ये दूसरे सेल के साथ जुड़ते हैं वहाँ पर ये फिलेट हो सकती है। तो ज़्यादातर इनका ऐसे स्फेरिकल शेप होगा, लेकिन जिस हिस्से पे वो दूसरे सेल के साथ जुड़ रहे होंगे वहाँ पर उनका शेप होगा वो फिलेट हमें देखने को मिल सकता है। इनके अंदर जो पाई जाने वाली प्राइमरी वाल होगी, सेल वाल जो होगी वो भी थिन होगी, और उसके अलावा इनके अंदर ज़्यादा वैक्यूल होता है। वैक्यूल बड़ा होगा तो खाना ज़्यादा स्टोर करेगी। ये दरअसल लीफ में मौजूद है, जैसे हमने कहा ये इनको लीफ के अंदर मीजोफिल कहा जा रहा है, और इन पेरेन्काइमा के अंदर ही लीफ में
फोटोसिंथेसिस होगा, जिस वजह से ये अपना खाना बना पाएंगे। क्योंकि खाना बनाएंगे, खाने को अब स्टोर भी करना है, तो इस वजह से इनके पास व्हीकल ज़्यादा पड़े हुए हैं। उसके अलावा ये रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं, इनमें प्रोटीन सिंथेसिस भी हो सकते हैं, स्टेम में भी मौजूद हो सकते हैं। तो इनका के अंदर जो व्हीकल ज़्यादा है वो खाने को स्टोर करने का काम कर रहे हैं। कोलेनकाइमा की अगर बात की जाए तो ये कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं। कॉर्टेक्स जो है स्टेम में एपिडर्मिस के अंदर वाला हिस्सा होता है। पहले एपिडर्मिस होती है, फिर बीच में जो सेल्स होते हैं वो कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं। उसके बाद एक लेयर होती है एंडोडर्मिस, फिर अंदर की तरफ जाइलम और फिलोएम होते हैं। तो कॉर्टेक्स वाले हिस्से के अंदर जो है कोलेनकाइमा मौजूद होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ये एपिडर्मिस नज़र आ रही है, ये एंडोडर्मिस है। अब इसके बीच का जो हिस्सा है ये वाला, ये बीच का हिस्सा है कॉर्टेक्स वाला। यहाँ पर जो सेल्स हमें देखने को मिलेंगे वो कोलेनकाइमा के सेल्स हो सकते हैं। तो ग्रीन स्टेम में ये कॉर्टेक्स वाले हिस्से मौजूद हो सकते हैं। उसके अलावा मिड रिब ऑफ द लीव्स में मौजूद हो सकते हैं। मिड रिब क्या होती है कि लीफ के अंदर अगर आप देखेंगे तो बीच में एक स्ट्रक्चर निकला होता है, वो मिड रिब कहलवाता है। तो मिड रिब में मौजूद हो सकते हैं, वहाँ ये लीफ को सपोर्ट दे रहे हैं। कॉर्टेक्स में मौजूद होकर के ये जो है स्टेम को सपोर्ट दे रहे हैं, और पेटल्स में मौजूद होकर के फ्लावर्स को सपोर्ट दे रहे हैं। मजीद बयान किया जा रहा है कि इनके अंदर जो है इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, लंबेसन के सेल्स होते हैं, और इनके अंदर जो प्राइमरी सेल वाल मौजूद होगी वो कहीं कहीं पर हमें थिक और कहीं कहीं पर हमें थिन देखने को मिल सकती है। अब मजीद बयान किया जा रहा है ये इतना ज़्यादा थिक नहीं है, तो इस वजह से ये फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ हिस्सों को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। जैसे कि हमने कहा ये स्टेम में, लीव्स में या फ्लावर्स के अंदर सपोर्ट देने का काम करेंगे। यहाँ पेरेन्काइमा के हवाले से बयान किया जा रहा है कि वैसे तो इनके अंदर एबिलिटी ऑफ डिवीजन नहीं होती, लेकिन कभी कभार इनके अंदर एबिलिटी ऑफ डिवीजन आ भी जाती है। फिर वो डिफ्रेंशिएट यानी चेंज हो जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के सेल्स के अंदर, यानी उनमें से कोलेनकाइमा या दूसरे सेल्स भी डेवलप हो सकते हैं। तो ये हो रहा है रिपेयरिंग के दौरान, यानी कि जब इंजरी हो गई, कुछ टिश्यूज डैमेज हो गए, तो उस दौरान आप उनको रिप्लेस करने के लिए पेरेन्काइमा वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज। इनके अंदर जो सेल वाल मौजूद होती है वो सेकेंडरी सेल वाल होती है। इससे पहले वाले जो टिश्यूज थे उनमें प्राइमरी सेल वाल थी। प्राइमरी सेल वाल जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन सेकेंडरी सेल वाल जो है वो सख्त होती है, और सख्त होने की वजह ये है कि वहाँ पर लिग्निन मौजूद होता है। तो लिग्निन एक ऐसा केमिकल होता है लिपिड का बना हुआ, जो इन सेल्स को थिक बना देता है, बहुत ज़्यादा सख्त बना देता है, और इनको डेड बना देता है। इनके सेल्स लंबे भी नहीं हो सकते, इनमें ग्रोथ भी नहीं हो सकती, और ये ज़्यादातर वुड वाले हिस्से को बना रहे हैं। डेड है, वुड को बना रहे हैं, सपोर्ट देने का ये ज़्यादातर काम कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। कंपाउंड का मतलब भी होता है जो ज़्यादा सेल्स के बने हुए हैं, और कॉम्प्लेक्स का मतलब भी ये है कि उनके अंदर मिक्सचर ऑफ सेल्स मौजूद है, इस वजह से ये पेचीदा है, इनका काम ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें, इनके अंदर दो किस्में आ जाती हैं, एक है जाइलम और दूसरा है फिलोइम। जाइलम जो है वो वाटर को ऊपर पहुंचाने का काम करता है, रूट से लेकर के शूट तक। इसी तरह से फिलोइम जो है वो शूट से लेकर के रूट तक खाना पहुंचाने का काम करता है। जिनके अंदर जाइलम फिलोइम मौजूद होगा उन प्लांट्स को वेस्कुलर प्लांट्स कहा जाता है। आगे आप पढ़ोगे कि प्लांट्स की दो किस्में होती हैं, एक वेस्कुलर, दूसरे नॉन वेस्कुलर। नॉन वेस्कुलर जिनमें जाइलम फिलोइम नहीं होगा, और वेस्कुलर जिनमें जाइलम फिलोइम मौजूद होगा। तो बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं ब्रायोफाइट्स, बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में आपने देखा था। ब्रायोफाइट्स बहुत छोटे होते हैं, सेंटीमीटर्स तक की लेंथ के होते हैं, तो उनके अंदर ये जाइलम फिलोइम नहीं होता, तो वो नॉन वेस्कुलर होते हैं। अगर हम जाइलम की बात करते हो तो जाइलम के हवाले से बयान किया जा रहा है कि ये वाटर को ऊपर पहुंचाने का काम करता है। वाटर और इसके अंदर वाटर के साथ मिक्स हो सकते हैं कुछ डिजॉल्व सब्सटेंसेस, यानी कि पानी में सिर्फ पानी नहीं होगा, उसके साथ साथ जो मिनरल्स हैं वो भी मौजूद होंगे। वो रूट से लेकर के एरियल पार्ट्स, यानी जो पार्ट्स हवा में हैं, जो कि शूट्स हैं, उन तक पहुंचाने का काम करेगा। जाइलम के अंदर भी लिग्निन इनकी सेल वाल में जमा होता है। लिग्निन की वजह से ये मोटे भी होते हैं, ये ठोस भी होते हैं, और इनके सेल्स जो हैं वो डेड भी होते हैं। तो ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और वाटर कंडक्ट करने का और वाटर को ऊपर पहुंचाने का भी काम करते हैं। इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक को वेसल कहा जाता है और दूसरे को ट्रेकिड कहा जाता है। अगर हम वेसल्स की बात करें तो उनके हवाले से बयान किया जाए इनके अंदर थिक सेल वाल होती है, ज़्यादा मोटी सेल वाल होती है। इनके सेल्स के हवाले से बयान किया जाए कि इनके सेल्स के अंदर एंड वॉल्स नहीं होती। आगे आप ट्रिकेट में पढ़ोगे तो उनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो इस तरह से नोकीले सेल्स होते हैं। यहाँ पर उनकी ये एंड वॉल होती है, ये एंड वॉल जो है दूसरे के सेल के एंड वॉल के साथ ऐसे जुड़ जाती है। तो इस तरह से इनके ट्रांसवर्स हिस्से आपस में जुड़ते हैं। लेकिन वेसल्स में ऐसे होता है कि एक सेल जो है वो ऐसे लगता है जैसे वो दूसरे के ऊपर मौजूद हो। तो इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है वेसल्स का, और ये जुड़ करके बड़ी ट्यूब्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये आपको इस तरह से नज़र आ रहा है, एक ट्यूब है
उसके ऊपर जो है वो एक दूसरी ट्यूब पड़ी हुई है, ऐसे यहाँ पर भी एक दूसरी ट्यूब पड़ी हुई है। तो इस तरह के साइटोप्लाज्म वगैरह नहीं होता क्योंकि ये डेड सेल्स हैं। ट्रेकिस के पास लिखा हुआ है कि लंबे सेल्स हैं और वो ओवरलैपिंग एंड वाले हैं, यानी कि एक सेल है उसका आखिरी हिस्सा जो है वो दूसरे के साथ में ऐसे जुड़ा हुआ होता है। लास्ट में हम जिक्र करते हैं फिल्म के हवाले से। फिल्म को आप फेस से जहन में रख सकते हैं कि ये फूड को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो फिल्म जो है फूड को लेकर आने का काम करते हैं। ये फूड को जो है वो डिजोल्व फूड को नीचे की तरफ लेकर आएंगे, यानी ऐसा फूड होगा जिसमें पानी भी शामिल होगा। ये फूड जो है नीचे की तरफ आ रहा होगा। तो एरियल पार्ट से जो है वो नीचे की तरफ यानी कि रूट्स की तरफ ये खाना जो है आ रहा होगा। तो इस तरह से मुख्तलिफ प्लांट बॉडी के हिस्सों को खाना पहुँचेगा। फिल्म के अंदर जो सेल्स हैं, एक को कहा जा रहा है सीव ट्यूब सेल्स और दूसरे हैं सपोर्टिंग सेल्स जिन्हें कंपेनियन सेल्स कहा जा रहा है। कंपेनियन का मतलब होता है साथी जो मददगार हैं। तो सीव ट्यूब सेल्स जो हैं ये लंबे से सेल्स होते हैं और उनकी वॉल पर जो है ओपनिंग्स बनी होती है। उन ओपनिंग्स में छोटे से सुराख होते हैं। तो उन सुराखों के ज़रिए से वो जो खाना होगा वो नीचे पहुँचेगा। समझ लो ये उनकी एक वॉल है, इस वॉल में से छोटे छोटे से सुराख मौजूद हैं। ये सुराख सीव के जैसे, सीव क्या होता है कि जैसे हमारे घरों में वॉश बेसिन होता है तो वहाँ पर उसके नीचे ओपनिंग्स होती है छोटी सी। तो इस तरह की इसकी ओपनिंग्स होती हैं, उस ओपनिंग्स को ही सीव कहा जाता है। तो इसके अंदर जो ट्यूब है उसमें सीव की जैसी ओपनिंग्स है जिस वजह से खाना जो है वो नीचे की तरफ आएगा। तो ये जो सीव ट्यूब सेल्स हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं। एक ट्यूब ये है, दूसरी ट्यूब ये है, आपस में जुड़ गई इस तरह से कि ये बीच में इनका जो वॉल है वो आ गई जिसके ज़रिए से इनके अंदर ओपनिंग्स हैं। उस वजह से खाना जो है नीचे की तरफ इनके ज़रिए से आ जाएगा। इनके साथ में मौजूद कुछ कंपेनियन सेल्स हैं जो दरअसल पेरेन्काइमा के सेल्स होते हैं। ये छोटे से सेल्स जो इनके साथ जुड़े हुए हैं इन्हें न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करने का या खाना वगैरह प्रोवाइड करने का काम करते हैं। यही बात बयान की जा रही है कि ये इनके साथ जुड़े हुए हैं सीव ट्यूब्स के साथ जो है कंपेनियन सेल्स, लेकिन कंडक्शन जो होगी, खाना जो होगा वो इन्हें सीव ट्यूब्स के जरिए से ही आएगा, उनके सुराखों के जरिए से आएगा जो उनकी वॉल में मौजूद है। मजीद बयान किया जा रहा है कंपेनियन सेल्स जो हैं ये एक तो खाने की कंडक्शन में मदद करेंगे यानी खाना पहुंचाने में मदद करेंगे और दूसरा इन सेल्स को प्रोटीन वगैरह अगर चाहिए होगा तो उस हिसाब से भी मदद करेंगे। तो फिलाइम के सेल्स जो हैं वो लिविंग होते हैं और जाइनम के सेल्स जो हैं वो डेड होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आपका चैप्टर यहीं तक था और यहाँ पर आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।